शिपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे पाम की, क्योंकि एक महीने की ऊंचाई पर पाम के भाव पहुंच चुके हैं। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि बुआई 6% कम हुई है। कैसे समीकरण बन रहे हैं, भाव को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके के दिख रहे हैं फंडामेंटल्स पाम के भी और साथ ही कॉटन के, इन दोनों पर करेंगे फोकस। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत होगी ही। हमारे साथ हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, प्रति फिनवाट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में और सबसे पहले पाम के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। और इनफैक्ट जो प्राइसेस का ट्रेंड हमने देखा, इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस से तेजी का बनते हुए दिखाई दिया है। एक महीने के हायर लेवल पर प्राइसेस आ चुके हैं और मलेशिया में जो भाव है वो 4600 रिंगिट के पार ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो संदीप जी, कहीं ना कहीं कच्चे तेल की तेजी से प्राइसेस को ही सपोर्ट बनते हुए दिखाई दिया है, लेकिन किस तरीके की सिचुएशन है फिलहाल और आपके पर्सपेक्टिव से जो ये प्राइसेस में वापस तेजी का एक्शन बनते हुए दिखाई दिया है, इसमें कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं? अरे जी, आपने बहुत सही कहा। बिकॉज बीच में जब क्रूड ऑयल $69-70 हो गया था और पाम तेल पे प्रेशर बना था इस बात का, और अभी क्रूड वापस $83-84 होने से पाम में वापस जोश आया है। और देखिए, हमारा वेज ऑयल और क्रूड ऑयल का एक संबंध इस तरह का है कि वर्ल्ड का जितना वेज ऑयल प्रोड्यूस होता है 25% उसका बायोडीजल में जाता है। तो यदि क्रूड ऑयल महंगा होता है तो डेफिनेटली वेज ऑयल की कीमतों को भी अपसाइड मूव मिलती है। और वही कारण हमें देखने को मिला कि 4600 रिंगिट वापस छू गया है हमारा मलेशियन इंडेक्स। एंड लोकल कीमतें जो है हमारे यहाँ वो चल रही है, आप समझ के चलिए, $1230 की अगस्त शिपमेंट की, 1240 सितंबर की, और $1260 की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। ये पोजीशन पाम की चल रही है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फिर भी ये एक रीजनेबल लेवल है, बहुत ऊंचा लेवल नहीं है। और क्रूड भी अभी जिस तरह से चल रहा है, तो बीच में तो हमने देखा कि क्रूड 110 115 तक पहुंच गया था। और अभी 84 भी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में सब जगह पे देखिए लड़ाई का एटमॉस्फेयर वापस शुरू हो गया है, वापस अनसर्टेनिटी बन गई है। और फ्रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं वेसल के। तो ये सब बातें देख रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि भाई मिडिल ईस्ट में जो देखें ईरान और यूएस के बीच में, और रादर अभी रशिया यूक्रेन में भी एक दूसरे पे अटैक्स बढ़ गए हैं। ड्रोन्स दुनिया भर के एक दूसरे पे डाल रहे हैं, एक दूसरे का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेसल्स है, या पेट्रोलियम की रिफाइनरीज है। इधर यूक्रेन भी जोश में अटैक कर रहा है, रशिया में रशिया भी पूरी तरह से कर रहा है। तो मैं आई थिंक इस एक इम्पोर्ट हुआ करता है जिसमें सनफ्लावर में भी हमें अभी कीमतें देखी है कि नीचे में कीमतें $1420-25 गई थी, वो वापस $1460-65 की कीमतें हो गई है सनफ्लावर में। और तो ये दोनों साइड का वॉर जो है, एक तरफ ये ईरान वाला, यूएस वाला, और उस तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर, तो हमारे यहाँ ये वेज ऑयल को असर कर रहा है। और इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स है और जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सब चीजों को लेके अभी आप देख रहे हैं रशिया में डीजल की शॉर्टेज हो रही है। एंड जो रशिया जो इतना बड़ा एक्सपोर्टर था पेट्रोल क्रूड का और इसका सबका, वहां ये सिचुएशन बन गई बिकॉज कुछ रिफाइनरीज पे तुरंत पड़ गए हैं। वहां कार में हर आदमी को 20 लीटर के ऊपर डीजल मिल नहीं रहा है। और किसानों को भी जो फार्म में से जो सीड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रकों का कैपेबिलिटी में कमी हो रही है। तो और यूक्रेन में देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा पोर्ट था, यूक्रेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है कर्नल करके, उसके सब में बड़े टर्मिनल पे जी। भी अटैक हुआ था, तो टर्मिनल उसका ऑपरेशन के बाहर चला गया है। तो ये सब बातें हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कोई कमी नहीं है। और सोयाबीन ऑयल हमें बहुत अवेलेबल है वर्ल्ड में। इंडिया का भी राइट। सोयाबीन ऑयल का फ्लो बहुत अच्छा है। अमेरिका में, मतलब यू ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन का फ्लो, और रशिया से भी सोयाबीन का फ्लो इंडिया में, चाइना से भी आ रहा है लगातार। और इनफैक्ट सोयाबीन की मैं बातचीत भी आपसे करना भी चाहती थी। आपने खुद ही मेंशन किया कि सोयाबीन के प्राइसेस भी, क्योंकि आप देखिए संदीप जी, इस साल की शुरुआत से वहां भी हमने 25% के आसपास, मतलब अराउंड 20% के आसपास के प्राइसेस आप ऑलरेडी जा चुके हैं। और इंडियन रिफाइनर्स तो जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि सोयाबीन की तरफ, सोयाबीन ऑयल की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्राइस एडवांटेज मिलती थी पाम ऑयल को, वो डेफिनेटली कम हुई है। बट सोयाबीन के पर्सपेक्टिव से अगर ओवरऑल प्रोडक्शन, सप्लाईज या प्राइस पर्सपेक्टिव से व्यू ले तो क्या कमेंट्स हैं आपके? ये आपने बहुत सही कहा कि हमें कंफर्टिंग ऑयल एक सोयाबीन ऑयल अभी है। और सोयाबीन ऑयल का प्राइस वाइज भी बहुत कॉम्पिटिटिव चल रहा है।
तो इस बात को लेके वर्ल्ड से तो हम सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, और इस महीने हमारा सोयाबीन का इंपोर्ट भी देखिए 5 लाख टन का आएगा, और अगले महीनों में भी जो है अगस्त सितंबर, ये 2 महीनों में 5-5.5 लाख टन इंडिया में सोयाबीन आएगा। सो उससे हमारी तेल की जो फेस्टिवल सीजन में जरूरत होगी उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। पाम ऑयल वो 6.5 से 7 लाख टन आएगा करीबन, और सनफ्लावर ऑयल करीबन 1.5 से 2 लाख टन आएगा आगे के महीनों में। तो ये माहौल बना रहेगा तो करीबन 15 लाख टन हर महीने का इंपोर्ट इंडिया में होगा। एंड फेस्टिवल सीजन के लिए उतनी जरूरत है, और उस हिसाब से डिमांड हम्म। सप्लाई बरोबर मैच कर रहा है। ना ओवर इम्पोर्ट है ना अंडर इम्पोर्ट होगा। और यहाँ लोकल आप के जो कह रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतें जो बढ़ गई है 20%, वो एकदम सही कहा आपने। कि सीजन की शुरुआत में जो सोयाबीन की कीमतें थी और अभी जो कीमत है वो बिकॉज लोकल क्रॉप हमारा बड़ा नहीं था, और आगे आने वाले क्रॉप में भी आशंकाएं हैं नीनो के चक्कर को लेके, तो इस तरीके से सोयाबीन सीड का भाव, रेप सीड, मस्टर्ड सीड का भाव इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। और लोकल जो भी तेल होते हैं उनके भी दाम बढ़ चुके हैं, बिकॉज अभी ऑफ सीजन इंडिया में है। लेकिन इम्पोर्टेड ऑयल का सप्लाई अच्छा होने के कारण में, और इंडिया में इम्पोर्ट्स का नंबर एडिक्वेट होने के कारण में, देश में कोई भी कोने में किसी को भी वेज ऑयल की कमी नहीं रहेगी। और कीमतें भी जो है वो एक रीजनेबल लेवल में है, वो एक्सेसिव लेवल में कीमतें नहीं है। तो फेस्टिवल सीजन में मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि फेस्टिवल सीजन में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली किसी की, और सप्लाई एडिक्वेट बना रहेगा वेज ऑयल का। लोकल ऑयल का सप्लाई घट हम्म। रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड ऑयल का सप्लाई बढ़ रहा है, तो वो बैलेंस बना रहेगा। ओके। तो ये तो इनफैक्ट ओवरऑल पाम ऑयल और सोया बीन ऑयल के पर्सपेक्टिव से बातचीत हुई। क्विकली मनोज जी का भी कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, आपने सुना जो भी बातचीत हुई संदीप जी से, प्राइस पर्सपेक्टिव से आपका व्यू क्या है ओवरऑल एडिबल ऑयल्स पर? नमस्कार दीपाली जी। जहां तक एडिबल ऑयल के प्राइसेस का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मजबूती बनी हुई है। जिस तरह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आते हुए देखी, रूपी में वीकनेस है, तो उसके चलते यहाँ पे कीमतों में लगातार सपोर्ट है। अगर हम सोयाबीन सीड की बात करें तो हमने कल सीबीओटी में 52 वीक हाईज पर जो है कीमतों को पहुंचते हुए देखा था। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट है तो जो खाने के तेल है वहां पे मजबूती बनी रह सकती है। और आने वाले समय में वर्तमान लेवल से भी यहाँ लगभग 4 से 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से प्राइसेस पर ही व्यू मिला आपको पाम पर, और संदीप जी ने इनफैक्ट पूरे बताए भी सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही है। लेकिन बात कर लेते हैं अब कॉटन की, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस में भी हमने एक एक्शन बिल्डअप होते हुए देखा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं कॉटन के, वो 2 महीने के हाईस पर पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो मॉनसून तो एक चिंता का सबब बना हुआ है ही। अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे पहले भी चर्चा हुई है सेम मुद्दे पर, और हमने देखा है कि मॉनसून डेफिसिट की वजह से खरीफ सोइंग 16-17% कम होने की आशंका जताई जा रही है, और रेनफॉल डेफिसिट की वजह से प्लांटिंग डिले हुई है। लेकिन कॉटन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो ये कि लगभग 15-16% की जो सोइंग है वो कम हुई है फिलहाल। कैसे आंकड़े आप देख रहे हैं फिलहाल, और क्या स्थिति है? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। आपसे 9 जुलाई को जो इंटरव्यू हुआ था उस दिन कॉटन का सोइंग 50 लाख हेक्टर में हुआ था, और हम करीब करीब 35% पीछे चल रहे थे। मगर अभी गुड न्यूज़ है कि जो 20 तारीख तक आज लेटेस्ट फिगर कॉटन सोइंग के आए हैं, हमारा कॉटन का सोइंग 95.5 लाख हेक्टर क्रॉस कर दिया गया है। और सेम टाइम लास्ट ईयर 99 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ था। तो अभी हम सिर्फ 3 या 4% पीछे चल रहे हैं। कॉटन का सोइंग लास्ट 10 दिन में बहुत पिकअप हो गया, क्योंकि लास्ट वीक एक बहुत अच्छा बारिश हो गया था। सब जगह 5 से लेके 15 इंच तक बारिश, जो कॉटन के मेन स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना, सब जगह एक अच्छा राउंड आ गया। और उसके बाद एक 8 दिन का पॉज आ गया था, तो वो पॉज में कॉटन का सोइंग बहुत स्पीड से रिकवर हो गया। और बारिश 20 दिन लेट है इस साल, फिर भी कॉटन का सोइंग अभी सिर्फ 3% या 3.5-4% हम पीछे हैं। तो कल से फिर सेकंड राउंड बारिश का चालू हुआ है, तो जो बाकी का सोइंग है वो भी ऐसा लगता है कि आने वाला 30 तारीख तक, नेक्स्ट मंडे तक, हम जो लास्ट ईयर के कॉटन के सोइंग के फिगर थे वो क्रॉस कर जाएंगे। तो इसकी एक मेन वजह ये है कि अभी फार्मर के पास कोई दूसरा
स्कोप नहीं रहा, सिर्फ कॉटन का ही सोइंग कर सकता है, क्योंकि कॉटन का क्रॉप सबसे कम पानी चाहिए। तो जो एल नीनो की जो इफेक्ट आने वाली है उसमें गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि आप शुगर कैन या मक्का या सिंगदाना का क्रॉप अभी सोइंग मत करिए, अभी जो सोए सेफ क्रॉप है वो कॉटन है। तो गवर्नमेंट ने कॉटन सोइंग का टारगेट भी 120 लाख हेक्टर किया है, लास्ट ईयर 110 लाख हेक्टर से। तो अभी एक महीना विंडो कॉटन की सोइंग का 15 अगस्त तक है, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का टारगेट जो 5-10% एक्स्ट्रा सोइंग कॉटन है वो अचीव हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो गुड न्यूज इज कॉटन सोइंग का पिकअप बहुत अच्छा हो गया एंड वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द लास्ट ईयर फिगर। जी दीपाली जी। ओके। और इनफैक्ट मुझे याद है जब जुलाई की शुरुआत में आपसे बातचीत हुई थी अतुल जी, तब भी आपने यही कहा था कि ये डेफिसिट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, इतनी चिंता की बात नहीं है। तो अतुल जी, फिर जो ये सारी चिंता बन रही थी कि कहीं की कॉटन की सोइंग कम रहेगी, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, तो फिर उस पर्सपेक्टिव से तो कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है ना फिलहाल? जी, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। कॉटन का सोइंग हमको जो सब एसोसिएशन से हमने 10 स्टेट में बात किया, तो थोड़ा साउथ में बारिश कम था, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र में। वहाँ लास्ट 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है और बाकी भी जो स्टेट है वहाँ बारिश पिकअप हो रहा है। तो कॉटन का सोइंग जो लास्ट ईयर था वो तो डेफिनेटली 110-112 लाख तो इमीडिएटली 5 अगस्त तक अचीव हो जाएगा और उसके बाद भी 4-5 लाख हेक्टर का सोइंग बढ़ेगा, ऐसा दिख रहा है। दूसरा, अगर कम बारिश होता है तो कॉटन के क्रॉप में क्वालिटी भी अच्छी होती है और जो लॉस होता है वो ज्यादा बारिश जो अक्टूबर में गिरती है उससे होता है। अगर सितंबर के बाद बारिश नहीं गिरी तो कॉटन का यील्ड और क्वालिटी दोनों अच्छा आएगा। तो अच्छा, दूसरा आपने बोला इंपोर्ट ऐसा हो गया दीपाली जी के अभी हर साल लास्ट ईयर हमने 41 लाख बेल इंपोर्ट किया, इस साल 60 लाख बेल्स इंपोर्ट किया। तो इंडिया की क्वालिटी के सामने इंपोर्टेड क्वालिटी में बहुत बेनिफिट है, जैसे रियलाइजेशन ज्यादा आता है, करीब करीब 5-6% स्पिनिंग मिल को इंपोर्ट करने से फायदा होता है। तो इंपोर्ट आता ही रहेगा ऐसा लग रहा है। लास्ट ईयर 41 लाख बेल हुआ, इस साल 60 लाख बेल हुआ, अगले साल भी ऐसा लगता है। अगर ड्यूटी फ्री जो अक्टूबर तक इंपोर्ट ड्यूटी फ्री गवर्नमेंट ने दिया है वो अगर 2 महीना एक्सटेंड हो जाएगा नवंबर दिसंबर, तो अगले साल भी 50-60 लाख बेल इंपोर्ट जरूर से होगा। हमारे यहाँ क्रॉप बड़ा है फिर भी इंपोर्ट आता ही रहेगा ऐसा लग रहा है दीपाली जी। ओके। अच्छा, एक चीज और अतुल जी, तो जो आमतौर पे जो प्लांटेशन होती है यूजुअली तो माना जाता है 15-16 जुलाई तक वाइंड अप हो जाता है, तो इस बार प्लांटेशन विंडो तो डेफिनेटली मॉनसून की चाल की वजह से स्ट्रेच हुई है, तो मान के चलें बाय जुलाई एंड तक सोइंग होती रहेगी। और दूसरा, अगर हम स्टेट पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि पंजाब, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट रीजन है कॉटन सोइंग के पर्सपेक्टिव से, तो गुजरात, महाराष्ट्र में तो हमने सिचुएशन पिकअप होते हुए देखी है, बट ओवरऑल जो भी मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं सब जगह सिचुएशन सिमिलर है। जी देखिए, नॉर्थ में थोड़ा 5-10% का सोइंग कम है, मगर नॉर्थ का जो एरिया है वो बहुत कम है कॉटन के लिए। कॉटन का मेन एरिया है सेंट्रल इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, वहाँ अभी एट पार जैसा सोइंग हो गया है। और साउथ के जो 3 स्टेट मेन है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र, वहाँ अभी सोइंग 15-20% लास्ट ईयर से ज्यादा हो गई है। तो सोइंग में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कहीं पिछड़ जावे या ऐसा। और कॉटन का सोइंग का विंडो वैसे यूजुअली 30 जुलाई तक रहता है, मगर इस साल 15-20 दिन बारिश लेट है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि कॉटन का सोइंग का विंडो अभी 15 अगस्त तक रहेगा। तो अगर ये जो 15 दिन का एक्सटेंशन मिला है उसमें फार्मर, ये जो सेकंड राउंड बारिश जो अभी 2 दिन से चालू हुआ है, वो आने वाले संडे तक बारिश है सब स्टेट में, वो एक अच्छा न्यूज है। तो वहां पे जो रह गए फार्मर जिनके हाथों में कॉटन की सीड, सोइंग सीड जिन्होंने लेके रखा है, वो भी सोइंग हो जाएगा। तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द कॉटन सोइंग, कि हम डेफिनेटली लास्ट ईयर का तो फिगर अचीव कर जाएंगे, ऊपर से 2-5-10% सोइंग एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जी दीपाली जी। ओके। प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है यहाँ से आपका अतुल जी? प्राइस देखिए,
जी प्राइस, इंडिया का प्राइस अभी 64,000 से 65,500 का चल रहा है और आइस फ्यूचर 80 स्टैंड पे स्टेबल हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ये इंडियन मार्केट विल बी लाइक दिस फॉर अनदर 1 मंथ। 63 से 66,000 के प्राइस बने रहेंगे और ये रेट में मिल को भी अच्छा मुनाफा है। तो 65,000 में करीब करीब इंडियन मिल इंडिया का कोई कॉटन लेते जा रही है और इंपोर्ट भी करना चालू है, क्योंकि जो अभी ड्यूटी फ्री 11% का बेनिफिट है वो मिल वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बड़ी मिलें दबा के इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इंडियन कॉटन भी खरीद रही है। मिलों के पास आज की तारीख में एवरेज स्टॉक 75 डेज का एवरेज स्टॉक मिल वाले लेके चल रहे हैं और एवरी डे उनका फिर भी इतना माल होते हुए भी डे टू डे वो कॉटन का कवरिंग कर रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि मिलों को मीडियम काउंट में 25 से 30 रुपए का प्रॉफिट है और लॉन्ग स्टेपल जो 60 to 100 बनाते हैं उसमें 80 to 100 रुपीस पर किलो का प्रॉफिट है। तो मिलों को प्रॉफिटेबिलिटी अनबिलीवेबल है। तो मिलें प्रॉफिट होने की वजह से ज्यादा कॉटन कवर करके गोडाउन में रखना चाहती है। तो मिलों की बाइंग बहुत अच्छी है। तो कॉटन का मार्केट कोई कम हो जावे ऐसा दिखता नहीं है। वो ये रेट पे स्टडी होगा या 1,000-2,000 रुपया बढ़ सकते हैं। जी ओके, चलिए शुक्रिया अतुल जी आपका आने के लिए शो में और आपने पूरे एक्सप्लेन की किस तरीके की सिचुएशन है हर पर्सपेक्टिव से। संदीप जी आपका भी शुक्रिया पाम ऑयल पर, सोयाबीन ऑयल पर अपने कमेंट्स देने के लिए और बताने के लिए स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, प्राइस पर्सपेक्टिव से क्या आगे की चाल रह सकती है। हमारे साथ हैं प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, साथ ही chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया। बात करते हैं पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। बताइए विकास, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हाँ जी मैम, सिल्वर के बाइंग कॉल के साथ जाना चाहूंगा। सिल्वर में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है एंड जो लोअर सपोर्ट से वहां से घूमता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कॉमेक्स हो चाहे वो एमसीएक्स हो। कॉमेक्स में $54-55 का सपोर्ट लिया एंड अहम रेजिस्टेंस जो है 58 का उसके ऊपर निकला है। तो मेरे को लगता है कि कॉमेक्स में $61 तक मूव कर सकता है। तो एमसीएक्स में बाइंग की रणनीति रहेगी। करंट प्राइस है 2,23,000 से लेके 2,22,000 तक बाई करिए। 2,20,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2,27,000 और 2,32,000 के लक्ष्य रहेंगे। एंड मैम दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरा रहेगा एल्यूमिनियम पे। करंट प्राइस से बाई करना चाहिए। 340 के नीचे का एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 349 एंड 353 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। तो सिल्वर और एल्यूमिनियम यहाँ कॉल दी गई है आपको और रिकमेंडेशन बाय की तरफ ही है। मनोज जी आपके सजेशंस क्या होंगे? यहाँ पे दीपाली जी गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि 3910 का जो सपोर्ट है वो गोल्ड ने होल्ड किया है और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ 4,110 से $4,140 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड में 1,44,000 की जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड पिनी की, वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 950 के स्तर पे इसको बाय करना है 1,300 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 740 का रखना है। और एग्री पैक में हम यहाँ देख रहे हैं कि जीरा में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जीरा की एनसीडीएक्स की अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 21,100 की रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। 21,600 का लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 20,680 का रखना। तो गोल्ड और जीरे दोनों में ही रिकमेंडेशन खरीदारी की तरफ दी गई है। अब कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर बात करते हैं। और विकास, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है? $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्या डेवलपमेंट्स होंगी? यूएस ईरान के बीच में कुछ समझौता होगा या फिर नहीं? डेफिनेटली उसको मार्केट वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक बेस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। एक चीज तो क्लियर है। क्या व्यू है इन लेवल से? हाँ जी दीपाली जी, देखिए बेस डेफिनेटली लेवल की तरफ ऊपर शिफ्ट हुआ है, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकली चार्ट्स में $92 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे उभरा हुआ है। मेरे को लगता है यहाँ से या तो थोड़ा सा पुल ऑफ होगा या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग में हमें देखना है कि $88 और $87 जो है ये अहम सपोर्ट है। तो मेरे को लगता है एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा ब्रेंट क्रूड। और वहीं अगर एमसेक्स के लेवल्स की बात करूं तो 8,250 और 8,300 का जो जोन है वहां पे टेक्निकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर्स है, जहां से कल भी हमें एक बार इंपॉर्टेंट फॉल देखने के लिए मिला 7,800-900 तक। और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाता है तो वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो शॉर्ट टर्म पे क्रूड ऑयल जो है क्यूज खोज रहा है और मेरे को लगता है 7,800 से लेके 8,300 जो रेंज है इसके बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी मैम। और साथ ही विकास, नेचुरल गैस पर आए क्या है आपकी?
हाँ जी मैम, नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नेचुरल गैस में अभी भी जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मेरे को लगता है कि वीकनेस रहेगा 285 290 अभी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है। तो कोई भी अपराइज में इसमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, तो सेल ऑन राइज रहेगा 285 के करीब बेचना चाहिए, 290 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लोअर लेवल पे 270 एंड 265 के जो लक्ष्य हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। बेस मेटल्स में विकास ने तो एल्यूमिनियम पर बाय कॉल दी है मनोज जी, लेकिन आपका ओवरऑल पैक को लेकर व्यू क्या है? क्योंकि वापस से जो स्ट्रेंथ बन रही है वो कितनी सस्टेनेबल लग रही है, खासतौर से कॉपर में? कॉपर में यहाँ पे स्ट्रेंथ है और हमारा मानना है कि $13,740 एलएमई और एमसीएक्स में 1340 से 1355 तक के इस तरह एक बार देखने मिल सकते हैं। आज भी मॉर्निंग में हमने यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दिया था लगभग 1330 के लक्ष्य के लिए और कीमतें उसके ऊपर निकलती हुई नजर आई है। तो ये बढ़त थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। मेरा मानना है कि 1350 1355 तक एक बार इस तरह यहाँ पे कॉपर का जुलाई वायदा दिखा सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे मुनाफा वसूली करते हुए चलना चाहिए क्योंकि अभी भी मार्केट दायरे में है और डॉलर इंडेक्स को लेकर के अभी भी संशय। नेक्स्ट वीक यहाँ पे फेड का मीटिंग भी है, तो ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह है। ओके, अच्छा एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे तो पहले बात करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक की। अभी हम कॉटन की चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक देखिए 4000 के लेवल्स पर आ चुका है। मनोज जी आपका व्यू चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक पर। इन स्तरों से भी अपॉर्चुनिटी एंट्री की कितनी दिखाई दे रही है और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन पर सलाह क्या है? देखिए यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। 3800 काफी अहम सपोर्ट था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए और मार्केट ने उसको होल्ड किया और आज यहाँ पे फ्रेश जो है ब्रेकआउट 3920 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि कीमतें जब तक 3800 के ऊपर है लॉन्ग की पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए और कोई भी अब यहाँ पे डीप आता है 3880 3855 की रेंज में तो फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। ऊपर में हमारा मानना है कि 3960 और 4000 तक के लक्ष्य जो है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 1 से 2 सेशन में दिखा सकता है। तो लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है और यहाँ पे कोई डीप आए तो निचले स्तरों पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3800 के नीचे का प्लेस रखना है। 4000 यहाँ पे मैक्सिमम जो है अपसाइड रहेगा, तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह है। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक 2% ऊपर है। इसके अलावा आज किसी पॉकेट में नरमी है तो वह है ग्वार पैक, जो कि वापस से प्रॉफिट टेकिंग यहाँ थोड़ी देखने को मिल रही है। ग्वारगम 2% नीचे है, ग्वारगम 2.5% नीचे माफ कीजिए, और ग्वारसीड में तो 2% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। 6000 के नजदीक 6200 के लेवल्स पर आकर अटकता है ये ग्वारसीड और इस समय 6036 6028 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 2.5% नीचे यहाँ कमजोरी है। स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो जीरा हल्की बढ़त दिखा रहा है, हल्की बढ़त टर्मरिक में भी है। दोनों कमोडिटीज कल भी एक्शन में थी। धनिया में थोड़ा सा दबाव, 0.5% नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन धनिया को लेकर कल हम एक इलैबोरेट चर्चा भी कर रहे थे। 20-21 हजार के लेवल्स की बात हो रही है धनिया को लेकर। तो पूरा स्पाइसेस, पूरा कमोडिटी एग्री कमोडिटी पैक तो पूरा ही स्ट्रॉन्ग रहा है, वो स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। लेकिन चलिए शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू विकास और मनोज जी आने के लिए शो में और अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।